बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पहली खबर है अमन जरगा। आज खैबर पख्तूनख्वा में खैबर के मुकाम पे अमन जरगे का इनेकाद किया गया। ये अवामी अमन जरगा था। सुहेल आफरीदी साहब, मीना आफरीदी, शफी जान और दीगर रहनुमा जो हैं उन्होंने खिताब किया और इसमें 3-4 बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये कि DGISPR के उन तमाम सवालों का जवाब दिया गया जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात की सूरत में लगाए थे। और अमन जरगे ने 2-3 बड़े फैसले भी किए हैं, उन फैसलों से भी आगाह करेंगे। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ने और दीगर मुकर्ररीन ने जो वहाँ पे सवालात उठाए और फिर उनके जवाबात भी मांगे DGISPR से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और वो ये कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये मत पूछा जाए कि जनाब ये दहशत गर्द जो हैं वो कैसे ये इन इलाकों में रहते हैं, बल्कि पहले ये बताया जाए कि ये दहशत गर्दों को लाया कौन है। और 50 चेक पोस्टें हैं जो कि हमारे घरों तक पहुंचने से पहले उबूर करना पड़ती हैं। और ये 50 की 50 चेक पोस्टें, 50 की 50 चौकियाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं। और ये अफ़गान बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आते हैं और उसके बाद फिर ये सारे का सारा सफ़र तय करके कैसे खैबर पख्तूनख्वा के सेटल्ड एरियाज़ में आते हैं और आके फिर न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को गन पॉइंट पे तंग करते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात ना माने तो वो गन तानते हैं और वो मारते हैं दहशतगर्द। और अगर दहशतगर्दों की बात ना माने और अगर दहशतगर्द हमारे पास उन इलाकों में कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस मारते हैं। और हर दो तरफ से मरते कबायली अवाम ही हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ये सब होती हैं जी, बेतौकी होती हैं और हमारा ही खून जो जाता है। तो ये बड़े वैलिड क्वेश्चन थे जो कि आज सुहेल आफरीदी साहब ने उठाए। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें कुछ फैसले भी किए गए, क्योंकि DGISPR जो हैं वो मुसलसल एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे और उस माहौल की वजह से उन्होंने एक यकतरफा किस्म का बयानिया बना रहे थे। लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा माहौल मुख्तलिफ है। एक तरफ बलूचिस्तान में अभी तक 24-48 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन DGISPR ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उस तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा खैबर अमन जरगे के 3 फैसले जो हैं वो किए गए हैं। नंबर 1 ये कि उन्होंने कहा है कि हमें जबरी तौर पर अपने घरों से बेदखल किया गया, लिहाजा वफाकी हुकूमत और जिसने हमारी कुर्बानी का मजाक बनाया है वो मुआफ़ी मांग कर अपने अल्फाज वापस लें। और दूसरा ये कि बार बार अपने घरों से बेदखली बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है। इस दफ़ा हमारा रुख पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद की तरफ होगा और हम रियासत पर काबिज लोगों से पुरअमन तरीके से जीने का हक मांगेंगे। और पहले मरहले पर खैबर अमन जरगे के फैसले तमाम कबायली अजला में जरगों के सामने रखे जाएंगे और उनका मशवरा भी लिया जाएगा और भरपूर तरीके से फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनख्वा कौमी जरगा बुलाया जाएगा, जिसमें आखिरी फैसला होगा कि पख्तून कौम अब मजीद बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं करेंगे और रियासत पाकिस्तान पर काबिज माइंड सेट को इससे आगाह करेगी। लिहाजा दमादम मस्त कलंदर का ऐलान उन्होंने किया है। और दूसरी जानिब अमन जरगे में सैकड़ों नहीं जी हज़ारों लोग जो हैं वो शरीक थे। और कल जो सवाबी में हुआ था, सवाबी में भी हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकले थे। और ख़ास तौर पे बताया गया कि पिछले दौर में जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी हम शोर मचाते रहे जब रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। और रजीम चेंज ऑपरेशन का वाहिद मकसद भी यही था कि इमरान खान साहब जो हैं वो इन पॉलिसियों को नहीं मान रहे थे और इन बंद कमरे के फैसलों को नहीं मान रहे थे। और उन्होंने कहा कि उस वक्त भी हम कहते रहे कि दहशतगर्द आ रहे हैं, उनकी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। लेकिन साबिका DGISPR वो भी इससे इनहराफ करते रहे और मौजूदा DGISPR हैं वो भी हकीकत से आंखें चुरा रहे हैं और हमारे सवालों का जवाब नहीं देते, बल्कि हम पर इल्ज़ामात लगाते हैं। और उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना है, इमरान खान को कुचलना है और सुहेल आफरीदी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नुकसान पहुंचाना है। अब सवाल ये पैदा होता है जी, अब ज़रा थोड़ा सा इसी से बात को आगे बढ़ाते हैं, बलूचिस्तान चलते हैं। बलूचिस्तान में तकरीबन 72 घंटे होने को हैं और अभी तक
DGISPR जो हैं वो मंजर आम पे नहीं आए और उन्होंने आकर कुछ नहीं फरमाया कि ये सब कुछ कैसे हुआ, बल्कि ये बदतरीन किस्म की नाकामी है, न सिर्फ उनकी बल्कि उनके फॉर्म 47 के वज़ीर आला की भी और फॉर्म 47 की हुकूमत की भी। और इस बार DGISPR खुद आने के बजाय उन्होंने आगे किया ख़ुसूसी एलची जनाब मोहसिन नकवी साहब को और वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब को। उन्होंने आज एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक उन्होंने वीडियो बयान जारी किया। वो वीडियो बयान बड़ा दिलचस्प है, जिसमें वो सरफराज मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सरफराज बुगटी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं और सरफराज बुगटी साहब मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। सरफराज बुगटी साहब कह रहे हैं मोहसिन नकवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो जैसे ही पता चला तो वो अपनी सारी मसरूफियात तर्क करके पहुंच गए हैं, बलूचिस्तान कोयटा पहुंच गए। और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सरफराज बुगटी साहब जैसे बहादुर आदमी अगर हमारे पास हैं तो फिर पूरे मुल्क से ये दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि सरफराज बुगटी साहब तो आपके पास तकरीबन पिछले 20 साल से हैं और 20 साल से आपके पास सरफराज बुगटी हैं और पहले वो वज़ीर दाखिला थे, अब पहले वो वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान थे, फिर वो वज़ीर दाखिला निगरान हुकूमत वफाकी बने, फिर वापस जाके वज़ीर आला बन गए। तो क्या वजह है कि 15-20 सालों में से आपके पास हैं लेकिन अभी तक दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकी। तो लिहाजा बात सिर्फ इतनी है जी कि वो बचपन में हम एक सबक पढ़ते थे, एक छोटी सी नज़म कि चुन्ना मुन्ना दो चूज़े थे। तो ये मुझे चुन्ना मुन्ना दो चूज़े जो हैं वो नज़र आए और एक दूसरे की वो अंजमन सताइश बाहमी का इजलास हो रहा था और किसी सवाल का कोई जवाब उनके पास नहीं था, बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नदामत भी नहीं थी। और ये भी कहा गया कि जनाब ये सारा कुछ अफ़गानिस्तान से हो रहा है और इसमें भारत इन्वॉल्व है। तो अगर भारत इन्वॉल्व है, अफ़गानिस्तान से हो रहा है, तो फिर अगर भारत इन्वॉल्व है तो जैसे भारत ने पाकिस्तान पर हमले किए थे और वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में, अगर भारत हम पे ये सारा कुछ मुसल्लत कर रहा है दहशतगर्दी, तो आपको भी जवाब देना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक करें, आप उनको मिसाइल मारें और लॉक करें और उनके जो हाइड आउट्स हैं उन पे वहाँ पे हमले करने चाहिए पाकिस्तान को और उसके नतीजे में खुद ब खुद ही वो ठीक हो जाएंगे, होश उनके ठिकाने आ जाएगा। लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना और उसके बाद अगर एक दफ़ा आप इल्ज़ाम लगाएंगे, दूसरी बार लगाएंगे, तीसरी बार लगाएंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, तो फिर उसका नतीजा यही होता है, दुनिया फिर आपकी बात नहीं मानती। और ये सूरत हाल आज वहाँ पे रही बलूचिस्तान में कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद फिर वीडियो बयान जारी करना पड़ा, ना कोई सवाल और ना कोई जवाब, और ये बता दिया गया कि जनाब ये तो सारा कुछ जो है वो बैरून मुल्क से हो रहा है। तो बैरून मुल्क से हो रहा है और वो असल मसला ये है कि सरहदें पार करके जब वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे आके असम्बल होते हैं और 12 अजला में पहुँचते हैं, वो कैसे पहुँचते हैं। और फिर ये कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए और सोहेल अफरीदी का रास्ता रोकना हो या अदरवाइज रास्ता रोकना हो तो आप मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पेशावर भी जाते हैं और वहाँ पे भी मीडिया को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, फिर पेशावर के मीडिया को ISPR बुलाते हैं, वहाँ पे राज़ी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब की बार जो है, कल पिछले ही दिनों आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी सरफराज बुगटी साहब की, बलूचिस्तान की हुकूमत की, और उसका नतीजा ये निकल आया है। और उसके बाद बल्कि आपने ये भी कहा था DGISPR ने कि क्या वजह है कि दहशतगर्द जो हैं वो हमले नहीं करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक जो था एक पहलू था। अब ज़रा आते हैं जी अगले मामले की तरफ, क्योंकि 8 फरवरी की कॉल है, शटर डाउन है, पहिया जाम है और उसके लिए भरपूर किस्म की तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही एक भरपूर किस्म का क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया है। और इसमें पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में भरपूर तरीके से बढ़ चढ़ कर आ रही है और पंजाब में मरियम सरकार जो है वो बढ़ कर आ रही है। लिस्टें बनाई जा रही हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी की कॉल पीपल्स पार्टी ने 3 MPO के तहत तहरीक इंसाफ के 180 के करीब ओहदेदारान और कारकुनान को 1 माह के लिए नज़रबंदी के अहकामात जारी कर दिए हैं। यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी 180 जो ओहदेदारान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध में, उनको
کر دیا ہے نظر بند 1 ماہ کے لیے، 30 دن کے لیے. اور آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک جو ہے وہ اس سسٹم کا حصہ ہے، اس جعلی نظام کا. اس کے بعد اگلی ہے جی، یہی کام پنجاب میں کر دیا گیا ہے، اور پنجاب میں تقریباً پنجاب میں بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، اور اب تک BCO نہیں سینکڑوں گرفتاریاں عمل میں آ چکی ہیں پنجاب میں. اور جو ڈیٹیلز ہمارے پاس سامنے آئی ہیں، اب تک کی 170 کے قریب جو ہیں وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں صرف سندھ میں، اور پنجاب اس کے علاوہ ہے. اور اس کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان ساری گرفتاریوں کی مذمت کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ مارشل لائی دور میں جو بدنام زمانہ MPO کا قانون ہے اس کے تحت یہ سب کچھ نقص امن، اندیشہ نقص امن کے تحت ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور 1 ماہ کے لیے نظر بند کیا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اور تمام کے تمام آن بورڈ ہیں اس معاملے میں کہ کسی قسم کا کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک اور خبر ہے جناب، وہ ہمارے پاس، اور وہ ہے پاکستان کی صورتحال کیا ہے. اصل مسئلہ پاکستان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے معاشی اعتبار سے بھی، کیونکہ میرے سامنے یہ ڈیٹیلز موجود ہیں جی. اور پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے، اور وزارت خزانہ نے یہ رپورٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں جمع کروائی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا کہ سرکاری قرضہ جات پالیسی رپورٹ میں یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کا کل عوامی قرض 80 کھرب روپے تک پہنچ چکا ہے. 80 کھرب روپے تک پہنچ چکا ہے، یعنی کہ 80,000 ارب، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 13% مزید اس میں اضافہ ہو گیا ہے. اور عوامی قرض ملکی پیداوار کے تناسب سے 70% تک جا پہنچا ہے، جبکہ قانونی طور پر حد صرف 56% ہونی چاہیے، یعنی کہ ریڈ لائن سے کراس کر چکا ہے. اور اس طرح عوامی قرض قانونی حد سے 16.8 کھرب روپے یا 14% کے برابر تجاوز کر چکا ہے، جو مالیاتی نظم و ضبط کی کھلی خلاف ورزی اور حکومت کی ناقص معاشی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی وزارت خزانہ کی رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ بڑھتے ہوئے قرض نے وفاقی بجٹ کا تقریباً 50% حصہ سود کی ادائیگی میں جکڑ لیا ہے، جسے تعلیم، صحت، روزگار، ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل ختم ہو گئے ہیں، اور اس دوران ٹیکس وصولی کے اہداف بھی ناکام رہے ہیں. اور رواں مالی سال کے ابتدائی 7 ماہ میں ٹیکس آمدن جو ہے وہ 7 کھرب روپے رہی، جو نظر ثانی شدہ ہدف سے 347 ارب روپے کی خطرناک سطح تک کم ہے. سالانہ بنیاد پر ٹیکس آمدن 10.5% اضافہ ہوا ہے، جو مقررہ ہدف حاصل کرنے کے مطلوبہ شرح کا آدھا حصہ بھی نہیں ہے. یہ صورتحال ہے پاکستان کی اکانومی کی. قرض، مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ ایک مفصل رپورٹ ہے جو کہ ہماری اپوزیشن کی کسی کی نہیں ہے، کسی صحافی کی نہیں ہے، بلکہ وزارت خزانہ کی رپورٹ ہے اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، اور ان کے اپنے جو قومی مالیاتی ادارے ہیں، سرکاری مالیاتی ادارے، انہوں نے یہ خبردار کیا ہے کہ آپ کا قرض خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے، جس